नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं अंशिता श्रीवास्तव। आज इस बुलेटिन में बात होगी हिमाचल बीजेपी में तेज हुई बगावत की, मोरवी हादसे की जांच पर उठ रहे सवालों की, जानेंगे झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने क्यों बुलाई आपात बैठक, भारत जोड़ो यात्रा में आज क्या रहा खास, बात करेंगे योगी राज में चल रही मनमानी की, बांग्लादेश को लेकर इमरान खान के बयान की और बुलेटिन के आखिर में बात होगी कल होने वाले उपचुनाव की। लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। ईवीएम से नहीं हटेगा पार्टी का निशान, सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की याचिका, कहा वोट किसे देना वोटर्स पहले ही तय कर लेते हैं। टी20 विश्व कप में भारत ने बांग्लादेश को 5 रनों से दी मात, सेमीफाइनल का रास्ता हुआ साफ। इजराइल में 18 महीने बाद बेंजामिन नेतन्याहू की सत्ता में फिर होगी वापसी, मतगणना के रुझानों में नेतन्याहू के गठबंधन को बहुमत। शेयर बाजार में गिरावट, सेंसेक्स 215 अंक गिरकर 60,906 अंक पर हुआ बंद, निफ्टी 63 अंकों की गिरावट के साथ 18,083 पर हुआ बंद। तो ये थी सुर्खियां और अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। हिमाचल चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है और सभी दल खुद को मजबूत करने में लगे हुए हैं, लेकिन सत्ताधारी बीजेपी राज्य में बगावत से जूझ रही है, जिससे राज्य में बीजेपी का मिशन रिपीट मुश्किल होता जा रहा है। तो अब चुनाव से पहले कितने नेताओं ने दिया बीजेपी को झटका, देखिए रिपोर्ट में। हिमाचल प्रदेश में 12 नवंबर को मतदान है, जबकि चुनाव के नतीजे 8 दिसंबर को घोषित होंगे। बिलासपुर जिले में 4 विधानसभा क्षेत्र हैं। फिलहाल 3 बीजेपी और 1 सीट कांग्रेस के खाते में है। 2017 के चुनाव में बीजेपी ने बिलासपुर सदर और झंदत एससी सीट पर जीत हासिल की थी, लेकिन इस बार दोनों सीटों पर पार्टी के बागी नेता चुनाव लड़ रहे हैं। इसके अलावा पार्टी के खाते में घुमारवीन सीट भी आई थी, जबकि कांग्रेस ने श्री नैना देवी जी सीट पर जीत दर्ज की थी। बीजेपी के बागियों में सुभाष शर्मा का नाम भी शामिल है। अनिल शर्मा निर्दलीय चुनावी मैदान में उतर रहे हैं। बीजेपी ने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के राजनीतिक सलाहकार त्रिलोक जामवाल पर भरोसा जताया है। वहीं बिलासपुर सदर से भी बीजेपी ने मौजूदा विधायक सुभाष ठाकुर का टिकट काट दिया है। इन तीनों ही नेताओं को नड्डा का करीबी माना जाता है। बिलासपुर जिले में बागी हुए एक और बीजेपी नेता का नाम राजकुमार कोंदल है। वो झंदत सीट से निर्दलीय उम्मीदवार हैं। उनके बेटे उत्कर्ष की माने तो बीजेपी नेताओं ने उन्हें नामांकन वापस लेने के लिए कहा था, लेकिन उनके समर्थकों ने पिता को चुनाव लड़ने के लिए मजबूर किया। पार्टी ने झंदत से मौजूदा विधायक जीतराम कटवाल को टिकट दिया है। श्री नैना देवी जी सीट से बीजेपी ने रणधीर शर्मा को मैदान में उतारा है। खास बात है कि पार्टी ने पूर्व ट्रेड यूनियन नेता शंकर ठाकुर, कुलदीप ठाकुर और दौलत राम शर्मा के बजाय रणधीर शर्मा पर भरोसा जताया है। हालांकि बीते चुनाव में उन्हें कांग्रेस के रामलाल ठाकुर के हाथों हार का सामना करना पड़ा था। कांग्रेस की तरफ से ठाकुर इस बार भी मैदान में है। बीजेपी के बिलासपुर मंडल अध्यक्ष हंसराज ठाकुर कहते हैं कि नड्डा समेत पार्टी ने सुभाष शर्मा को समझाने की काफी कोशिश की, लेकिन नाकाम रहे। उन्होंने ये भी बताया कि बीते 4 सालों में शर्मा बिलासपुर सदर नहीं पहुंचे। इधर कांग्रेस में भी बिलासपुर जिले में सब ठीक नहीं है। बिलासपुर सदर से पूर्व विधायक तिलक राज हुंकार भर रहे थे, हालांकि बाद में वो हट गए और बंबर ठाकुर मैदान में आ गए। ठाकुर को कांग्रेस दिग्गज वीरभद्र सिंह का वफादार माना जाता था, लेकिन वो 2017 में इस सीट से हार गए थे। झंदत से भी कांग्रेस ने बागी नेता को शांत कर लिया है। यहाँ पूर्व विधायक बीरू राम किशोर ने नामांकन वापस ले लिया है। ऐसे में राज्य में बीजेपी के बागियों ने उसका चुनावी गणित बिगाड़ दिया है, जबकि कांग्रेस को इस मामले में बड़ी राहत है। वैसे तो हिमाचल में पार्टी एंटी इनकम्बेंसी से जूझ रही है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि पार्टी अध्यक्ष नड्डा की अपने ही गढ़ में पकड़ ढीली हो गई है, जो बीजेपी के लिए खतरा बन सकता है। वैसे बीजेपी सरकार की मुश्किलें तो इस समय गुजरात में बढ़ी हुई हैं, जिसकी वजह है मोरवी में हुआ पुल हादसा, और अब इस हादसे की जांच भी सवालों के घेरे में है। कहां तक पहुंचा मामला, देखिए रिपोर्ट। मोरबी सस्पेंशन ब्रिज हादसा भगवान की मर्जी से हुआ था। भगवान चाहते थे कि ब्रिज गिर जाए, इसलिए हादसा हुआ। ये बयान ओरेवा कंपनी के मीडिया मैनेजर दीपक पारेख ने कोर्ट में दिया है। उन्होंने पूरे मामले में कंपनी की किसी भी लापरवाही से इनकार किया है। उन्होंने कोर्ट में बयान दिया है कि भगवान की कृपा नहीं रही होगी। इस बीच पुल हादसे को लेकर एक चौंकाने वाली चिट्ठी भी सामने आई है। ओरेवा कंपनी की ओर से जनवरी 2020 में मोरबी जिला कलेक्टर को एक चिट्ठी लिखी गई थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि जब तक उन्हें पुल का स्थायी ठेका नहीं दिया जाता, तब तक वो पुल पर अस्थायी मरम्मत का काम ही करते रहेंगे। पुलिस ने भी पुल की फॉरेंसिक रिपोर्ट कोर्ट में दाखिल कर दी है। रिपोर्ट सीलबंद लिफाफे में दाखिल की गई है। दावा किया जा रहा है कि रिपोर्ट में हादसे के लिए सीधे सीधे कंपनी पर ही उंगली उठाई गई है। सरकारी वकील पंचाल ने सुनवाई के बाद बताया कि पुलिस की तरफ से पेश रिमांड अर्जी में साफ लिखा है कि मरम्मत के दौरान ब्रिज की मजबूती पर काम नहीं किया गया, केवल पुल की फ्लोरिंग से लकड़ी को हटाकर एल्यूमिनियम की चादरें लगा दी गई थी। फॉरेंसिक साइंस लैब की जांच में पता चला है कि जिन 4 केबल
केबलों पर ब्रिज टिका था। 6 महीने की मरम्मत के दौरान उन्हें बदला नहीं गया। बेहद पुरानी हो चुकी केबलें नई फ्लोरिंग सहित लोगों का भार सह नहीं पाई और टूट गई। पुलिस ने कोर्ट को ये भी बताया कि जिन ठेकेदारों से पुल की मरम्मत कराई गई वो इस लायक ही नहीं थे। उन्हें पुल की मजबूती के बारे में कोई जानकारी ही नहीं थी, इसलिए पुल की सजावट पर ही ध्यान दिया गया। उसे चमकाया गया लेकिन मजबूत नहीं किया गया। ओरेवा कंपनी के मीडिया मैनेजर का कहना है कि भगवान चाहते थे कि ब्रिज गिर जाए, इसलिए हादसा हुआ। अब इस बेतुके बयान ने सभी को हैरान कर दिया। हालांकि विपक्ष गुजरात सरकार की लापरवाही को इस हादसे का जिम्मेदार मान रहा है, जिससे सरकार मुश्किल में है। वैसे मुश्किल में तो इस समय झारखंड सरकार भी है, क्योंकि सीएम को ईडी ने समन भेज दिया है। तो क्या है मामला, देखिए रिपोर्ट। झारखंड की सत्ता पर बीजेपी की नजर लंबे समय से है और सत्ता हथियाने के लिए वो हाथ पैर मार रही है। हालांकि उसे सफलता नहीं मिल रही है, लेकिन अब एक बार फिर झारखंड सरकार मुश्किल में घिर गई है। इस बार सरकार की मुश्किलें बढ़ाई हैं ईडी ने, क्योंकि प्रवर्तन निदेशालय ने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को समन भेज दिया है और अवैध खनन मामले में उन्हें कल पूछताछ के लिए बुलाया गया है, जिसके चलते झारखंड की सियासत में हलचल बढ़ गई है। और अब मुख्यमंत्री ने अपने सारे कार्यक्रम रद्द कर सभी विधायकों की बैठक बुलाई है। ये बैठक मुख्यमंत्री आवास में रखी गई, जिसमें कांग्रेस, झामुमो और आरजेडी के विधायक शामिल हुए। वहीं अवैध खनन मामले को लेकर अचानक से राज्य में ईडी की एंट्री पर सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि अक्सर केंद्र पर आरोप लगते हैं कि बीजेपी सरकार केंद्रीय जांच एजेंसियों को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करती है। ऐसे में बीजेपी की लंबे समय से झारखंड की कुर्सी पर नजर है। पहले उस पर आरोप लगे कि उसने विधायकों को खरीदने की कोशिश की, हालांकि कोशिश नाकाम रही। इसके अलावा हेमंत सोरेन की विदाई की जाएगी या नहीं, इस पर भी राज्यपाल को फैसला सुनाना है। इसके अलावा अब तीसरे मामले ने सरकार की मुश्किलें बढ़ा दी हैं, क्योंकि अगर इस मामले में सीएम सोरेन दोषी पाए जाते हैं तो उन्हें सजा होती है, तो उनकी कुर्सी जाना तय है। ऐसे में बीजेपी विधायकों का आरोप है कि जानबूझकर इस मामले को दोबारा तूल दिया जा रहा है। अब इन आरोपों में कितनी सच्चाई है ये बता पाना तो मुश्किल है। फिलहाल झारखंड की सियासत गरमाई हुई है और सीएम सोरेन मुश्किल में है। ईडी का समन आने के बाद सोरेन ने विधायकों की आपात बैठक बुलाई, यानी झारखंड की सियासत में खलबली मच गई है। वैसे खलबली तो इस समय पूरे देश में मची हुई है और इसकी वजह है कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा, जिसकी लोकप्रियता में हर दिन इजाफा हो रहा है और जिससे कांग्रेस विरोधियों में खलबली है। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा की लोकप्रियता में लगातार इजाफा हो रहा है। इस यात्रा को आम जनता का तो साथ मिल ही रहा है, वहीं अब मशहूर हस्तियां भी यात्रा से जुड़ रही हैं और अपना समर्थन दे रही हैं। ऐसे में आज यात्रा के 56वें दिन मशहूर अभिनेत्री और प्रोड्यूसर पूजा भट्ट कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के साथ कदम से कदम मिलाती नजर आई, जिसकी तस्वीरें कांग्रेस ने अपने ट्विटर हैंडल पर साझा की है, जिसके साथ लिखा गया कि हर रोज नया इतिहास रचा जा रहा है, हर रोज देश में मोहब्बत चाहने वालों की तादाद बढ़ रही है। इससे पहले अभिनेत्री पूनम कौर भी राहुल गांधी के साथ यात्रा में शरीक हुई थी, यानी इस यात्रा को देश के हर वर्ग और क्षेत्र का भरपूर प्यार और समर्थन मिल रहा है। वहीं आज 56वें दिन यात्रा तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद से शुरू हुई और हर दिन की तरह यात्रा में भारी संख्या में लोग शामिल हुए। यात्रा को लेकर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि पार्टी की भारत जोड़ो यात्रा एक मूक क्रांति ला रही है, जो राजनीतिक परिदृश्य को बदलेगी। वहीं भारत जोड़ो यात्रा हैदराबाद के बालानगर में IDPL से शुरू हुई, जिसको लेकर जयराम रमेश ने बताया कि 60 के दशक में शुरू हुआ। ये उस पारिस्थितिकी तंत्र का हिस्सा था जिसने भारत को एक दवा शक्ति बना दिया। इस सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी में प्रसिद्ध डॉक्टर अंजी रेड्डी ने अपने शोध करियर की शुरुआत की। इसका योगदान बहुत महत्वपूर्ण रहा है। वहीं बता दें कि भारत जोड़ो यात्रा हर दिन नई कहानी लिख रही है और कांग्रेस एक बार फिर चमकने के लिए तैयार हो रही है, क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा कांग्रेस के प्रति लोगों में विश्वास को एक बार फिर बढ़ा रही है। बता दें कि भारत जोड़ो यात्रा तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश से गुजरते हुए तेलंगाना पहुंच चुकी है और जल्द ही महाराष्ट्र पहुंचने वाली है। तेलंगाना में यात्रा के दौरान कांग्रेस के वरिष्ठ नेता नितिन राउत को पुलिस का धक्का लगा और वो चोटिल हो गए, जिससे अब कांग्रेस तेलंगाना सरकार पर निशाना साध रही है और प्रशासन पर उंगली उठा रही है। वैसे उंगलियां तो इस वक्त उत्तर प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष पर भी उठ रही हैं, हालांकि वो अपनी सफाई भी दे रहे हैं। तो आखिर क्यों घिरे विधानसभा अध्यक्ष, देखिए रिपोर्ट में। यूपी में सत्ता पक्ष और विधायकों के लिए कानून एक ही है या फिर अलग अलग? विपक्ष के विधायक को कोर्ट सजा सुनाएगा तो उसकी सदस्यता तुरंत रद्द हो जाएगी, लेकिन विधायक सत्ता पक्ष का हुआ तो फिर उसकी सदस्यता रद्द होने की तारीख कब आएगी, ये सवाल उठ रहे हैं। दरअसल आजम खान को 27 अक्टूबर को रामपुर के MP MLA कोर्ट ने 3 साल की सजा सुनाई थी। सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग में साफ है कि जिस MP या MLA को 2 साल या उससे ज्यादा की सजा मिलती है तो उसकी सदस्यता चली जाती है। आजम के मामले में भी यही हुआ।
आजम को सजा हुई और 24 घंटे में उनकी विधानसभा सदस्यता भी चली गई। लेकिन अब इस पर विवाद शुरू हो गया है। दरअसल आरएलडी चीफ जेएन चौधरी ने विधानसभा स्पीकर सतीश महाना को पत्र लिखकर सवाल किया कि आजम के मामले में जो तेजी दिखाई गई वो बीजेपी विधायक के केस में क्यों नहीं दिखाई जा रही है। आजम की सदस्यता 24 घंटे में रद्द कर दी गई, जबकि मुजफ्फरनगर के खतौली से बीजेपी विधायक विक्रम सैनी की सदस्यता पर अभी तक फैसला नहीं लिया गया है। विक्रम सैनी को कोर्ट ने 11 अक्टूबर को 2 साल की सजा सुनाई थी, लेकिन उनकी सदस्यता पर फैसला 3 सप्ताह से लटका हुआ है। जयंत ने विधानसभा अध्यक्ष से सवाल किया कि क्या सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायकों के लिए कानून अलग अलग है। विधायक विपक्ष का है तो तुरंत कार्रवाई और सत्ता पक्ष का है तो उसे राहत पहुंचाई जा रही है। सैनी की सदस्यता को लेकर विधानसभा स्पीकर सतीश महाना ने सफाई दी है कि जब तक उनके दफ्तर में सूचना नहीं आती तब तक वो फैसला नहीं ले सकते। स्पीकर के बयान से साफ है कि सैनी के सजा की सूचना अभी तक उनके पास पहुंची नहीं है। इसके पीछे प्रशासन की लापरवाही हो सकती है या फिर कोई दूसरा कारण। फिलहाल विक्रम सैनी अभी भी विधायक है, जबकि आजम को जैसे ही सजा हुई उसके कुछ घंटे में उनकी सदस्यता भी चली गई। विधानसभा स्पीकर सतीश महाना सवालों में घिर गए हैं और सत्ताधारी बीजेपी भी कटघरे में खड़ी हो गई है। वैसे सवालों में तो शाहबाज सरकार भी आ गई है, जिसकी वजह है पाकिस्तान के पूर्व पीएम का विवादित बयान, और अब उनके एक बयान ने खलबली मचा दी है। तो क्या बोल गए इमरान, देखिए रिपोर्ट। क्या पाकिस्तान के हो चुके हैं 2 टुकड़े? क्या मुल्क को बर्बाद कर रही है सरकार? क्या पड़ोसी मुल्क तबाही की कगार पर है? ये सवाल विपक्ष के उन आरोपों के बाद उठाए जा रहे हैं जिसमें पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने चेतावनी देते हुए कहा कि एक लालची नेता ने सत्ता की भूख में पाकिस्तान की सेना को सबसे बड़े राजनीतिक दल के खिलाफ खड़ा कर दिया है और इसका नतीजा ये हुआ कि पाकिस्तान 2 टुकड़ों में बंट गया। इमरान खान ने अपने लॉन्ग मार्च में कहा कि नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी सत्ता में पीटीआई की वापसी रोकने के लिए ऐसी साजिश रच रहे हैं। दरअसल पंजाब के गुजरावाला हकीकी लॉन्ग मार्च के 5वें दिन इमरान खान लोगों को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने पाकिस्तान के लिए अपने संघर्ष की तुलना बंग बंधु और अवामी लीग के संस्थापक शेख मुजीबुर रहमान से की। बांग्लादेश बनने की कहानी की याद दिलाते हुए इमरान खान ने कहा कि तब एक राजनीतिक पार्टी को शासन करने के अधिकार से वंचित कर दिया गया और इसका नतीजा ये हुआ कि हमारा मुल्क 2 टुकड़ों में बंट गया। ऐसा कुछ शातिर नेताओं की सत्ता के लिए लालच की वजह से हुआ। दरअसल इमरान खान पाकिस्तान में जल्द चुनाव की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। इस कड़ी में इमरान आर्मी पर आरोप लगा रहे हैं। वो शहबाज शरीफ सरकार से जल्द चुनाव करवाने की अपनी मांग मनवाने के लिए अब किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं। इमरान खान ने कहा कि उनकी पार्टी पीटीआई सबसे बड़ी सियासी जमात है, लेकिन सरकार फिर से चुनाव कराने की उनकी मांग को नहीं मान रही है। अगर उनकी बात नहीं सुनी गई तो इसका अंजाम बुरा होगा। अब इमरान खान ने तो जल्द चुनाव कराने की मांग को लेकर तल्ख तेवर अपना लिए हैं, लेकिन देखना होगा क्या सरकार इससे डरती है। और बुलेटिन के आखिर में बात कल होने वाले उपचुनाव की। 6 राज्यों में 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए प्रचार मंगलवार को खत्म हो गया। इन सीटों पर 3 नवंबर को मतदान होगा, जिसके नतीजे 6 नवंबर को घोषित होंगे। बिहार के मोकामा और गोपालगंज, हरियाणा के आदमपुर, तेलंगाना के मनुगोड़ा, उत्तर प्रदेश के गोला, गोकर्णनाथ और ओडिशा के धामनगर में कल वोट डाले जाएंगे। तो इन 7 सीटों पर कौन कौन है मैदान में, देखते हैं ये रिपोर्ट। 6 राज्यों की 7 विधानसभा सीटों के लिए हो रहे उपचुनाव में 3 नवंबर यानी कल मतदान होगा। चुनाव के नतीजे 6 नवंबर को घोषित किए जाएंगे। 6 राज्यों की जिन 7 सीटों पर विधानसभा के लिए वोटिंग होनी है वो है महाराष्ट्र में अंधेरी पूर्व, बिहार में मोकामा और गोपालगंज विधानसभा सीटें हैं। इसके साथ ही हरियाणा में हिसार लोकसभा सीट के अंतर्गत आने वाली आदमपुर विधानसभा सीट और तेलंगाना में मुनुगोड विधानसभा सीट पर कल मतदान होगा। वहीं उत्तर प्रदेश में गोला, गोकर्णनाथ और उड़ीसा में धामनगर सीट पर भी कल ही वोट डाले जाएंगे। महाराष्ट्र के अंधेरी ईस्ट में उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना के गुट ने अपने दिवंगत विधायक रमेश लटके की पत्नी को चुनावी मैदान में उतारा है। बीजेपी ने इस सीट से अपने उम्मीदवार को नहीं उतारा है, जिस कारण ऋतुजा लटके की राह आसान मानी जा रही है। बिहार में मोकामा और गोपालगंज में कल वोट डाले जाएंगे। मोकामा से आरजेडी के उम्मीदवार अनंत कुमार सिंह की पत्नी नीलम देवी मैदान में हैं, जबकि बीजेपी ने सोनम देवी को टिकट दिया है। बिहार के गोपालगंज से बीजेपी ने दिवंगत विधायक सुभाष सिंह की पत्नी कुसुम देवी को चुनावी मैदान में उतारा है। आरजेडी ने मोहन गुप्ता को उम्मीदवार बनाया है। यूपी की गोला गोकर्णनाथ सीट पर 6 सितंबर को बीजेपी विधायक अरविंद गिरी के निधन के बाद खाली हुई थी। बीएसपी और कांग्रेस ने उपचुनाव में दूरी बना रखी है, इसलिए यहां सीधा मुकाबला बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच है। बीजेपी ने अरविंद गिरी के बेटे अमन गिरी को मैदान में उतारा है, जबकि सपा के उम्मीदवार पूर्व विधायक विनय तिवारी हैं।
वहीं हरियाणा के आदमपुर विधानसभा उपचुनाव में पूर्व मुख्यमंत्री भजनलाल के पोते सहित 22 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। पूर्व मुख्यमंत्री भजनलाल के छोटे बेटे कुलदीप बिश्नोई के इस सीट से विधायक पद से इस्तीफा देने के कारण ये सीट खाली हुई थी। ओडिशा के धामनगर से बीजेडी ने अंबती दास को मैदान में उतारा है। बीजेपी ने इस सीट से सूर्यवंशी सूरज को मैदान में उतारा है। 7 सीटों पर कल हो रहे मतदान को लेकर चुनाव आयोग ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं। सुरक्षा के मद्देनजर भी प्रशासन ने इंतजाम कर दिए हैं। तो आज इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए DV लाइव। नमस्कार।